रिबॉर्न ऑफ डेविल्स लव, चैप्टर 7, डिस्चार्ज। अब तक आपने सुना यामी को हाइजीन की प्रॉब्लम होती है। यामी नमित को एक ही प्लेट में खाना खाने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर अनिल और नमित हैरान हो जाते हैं। फिर अनिल वहाँ से अपने ऑफिस के काम के लिए चला जाता है। इधर वार्ड में नमित और यामी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। फिर यामी नमित को प्यार से देखते हुए नींद की आगोश में चली जाती है। इतनी देर से अपने ऊपर यामी की नज़र महसूस करते हुए भी नमित ने ऐसा नाटक किया कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और उसे कुछ पता भी नहीं है। फिर यामी के सो जाने के बाद नमित अपने मन में बोला, यम, मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार दिखता है। अगर सच में तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब आगे। सिटी हॉस्पिटल, दिल्ली। अगली सुबह हॉस्पिटल के वार्ड में सफ़ेद बेड पर सफ़ेद चादर ओढ़े एक 17 साल की खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिससे उसे सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वो चादर खींचकर अपने सर तक ओढ़ लेती है। थोड़ी देर सोने के बाद अचानक वो लड़की चादर हटाकर अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठती है और फिर चारों तरफ देखकर जल्दी से नमित को ढूंढने लगती है। तब उसे पता चलता है कि अभी वो वार्ड में अकेली ही है। ये देखकर यामी उदास हो जाती है। फिर सोचा शायद नमित उसके लिए ब्रेकफास्ट लेने गया होगा। ये सोचकर वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और नर्स अंदर आती है। नर्स बोली, मैम आप उठ गई? तो यामी हाँ में सिर हिला देती है। यामी ने नर्स से पूछा, मेरे साथ जो रात में रुके हुए थे वो कहाँ गए? तो नर्स बताती है कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ लेने के लिए भेजा है। एक्चुअली सुबह डॉक्टर आपका चेकअप करने आए थे। आप नींद में थी तो आपका नॉर्मल चेकअप करने के बाद और आपके साथ जो आए थे उन्हें दवाइयाँ लाने का बोल चले गए थे। अब थोड़ी देर में आपका दोबारा चेकअप करेंगे, फिर शायद आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। इतने में ही वार्ड का दरवाज़ा खुलता है। नमित के साथ डॉक्टर अंदर आते हैं। फिर यामी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोली, आज शाम को आप मिस यामी को डिस्चार्ज करा सकते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है, इनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देयर इज़ सम प्रॉब्लम्स इन हिज बॉडी ड्यू टू द स्नेक पॉइजन। उसके लिए मैंने जो दवाइयाँ लिख कर दी हैं उन्हें आप टाइम पर देना प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना है। कुछ दिनों तक बेड रेस्ट की ज़रूरत है। इतने में ही अनिल भी यामी के वार्ड में पहुंच जाता है। अनिल डॉक्टर की बात सुनकर बोला, डॉक्टर क्या मेरी बहन को अभी डिस्चार्ज करवा सकते हो, क्योंकि शाम को मुझे कुछ काम है। तो डॉक्टर बोली, हाँ आप लोगों की मर्ज़ी, आप चाहें तो अभी डिस्चार्ज करवा सकते हैं। हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अभी इन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं। अनिल बोला, मैं डिस्चार्ज की प्रोसेस पूरी करके आता हूँ, तुम लोग पैकिंग कर लो। तब नमित बोला, भाई आप यम का सामान पैक कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि कौन सा क्या सामान है, मैं डिस्चार्ज की प्रोसेस पूरी कर दूंगा। इधर यामी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे हॉस्पिटल से छुटकारा जो मिलने वाला था। कुछ देर में उनकी डिस्चार्ज प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अनिल की कार में बैठकर वो लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। यामी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती है कि उसने 3 साल बाद बाहर की दुनिया देख रही है, क्योंकि उसके शादी के बाद चिराग ने लगभग उसे घर के अंदर ही बंद कर दिया था। चिराग ने कहा वो इतना कमा सकता है, वो अपनी वाइफ को अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम काम करो। मुझे बहुत जलन होती है जब दूसरे मर्द तुम्हें देखते हैं, तो इसलिए शादी के बाद चिराग ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। फिर चिराग किसी बिजनेस पार्टी वगैरह में जाता था तो भी उसे साथ कभी नहीं लेकर जाता था। शॉपिंग वगैरह भी करने नहीं देता था, सब कुछ घर पर ही मंगवा कर रखता था। महीने में एक बार जब फैमिली टुगेदर होता था तभी चिराग यामी को साथ लेकर जाता था। बाकी टाइम से घर में हाउसवाइफ बनाकर छोड़ दिया था। फिर भी यामी इस चीज़ से खुश थी कि चिराग उससे इतना प्यार करता है कि दूसरे लड़कों की नज़रें भी यामी के लिए प्यार भी नहीं देख सकता है।
तो दूसरे लड़के के साथ देखना तो दूर की बात है। यही सोचकर यामी हमेशा चिराग की बातें मानकर घर में ही रहती थी। शादी के 5 साल बाद जब पहली बार चिराग उसे गोवा लेकर गया था तो वो बहुत खुश थी, लेकिन यामी को ज़रा भी भनक नहीं थी कि चिराग उसे जान से मारने वाला था गोवा ले जाकर। फिर वहाँ चिराग और अंकिता मिलकर नमित और यामी को मार देते हैं। यामी इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी अनिल की आवाज़ आती है। छोटी, क्या सोच रही है तू? मैं तुझे कब से आवाज़ दे रहा हूँ। अनिल की आवाज़ सुनकर यामी अपनी यादों से बाहर आती है। यामी अनिल से बोली, हाँ भैया, आप क्या बोल रहे हो? तब अनिल यामी से बोला, छोटी, मैं जानता हूँ कि तुम इसलिए दुखी हो कि मॉम डैड कल के बाद तुमसे मिलने नहीं आए और ना ही डिस्चार्ज होने पर तुझे लेने आए, पर उन्हें कुछ काम आ गया था, इसलिए वो शहर से बाहर गए हुए हैं। इसलिए तुम अपना मन छोटा मत करो, क्योंकि चिराग से शादी करने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूर तो उसकी मॉम डैड ने ही किया था, क्योंकि उन्हें जुए की बहुत बुरी लत लग गई थी। इसलिए उनको बहुत सारे पैसे चाहिए थे और वो पैसे चिराग उन्हें दे रहा था। इसीलिए वो ही यामी के मन में हमेशा चिराग की अच्छी इमेज बनाते थे। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। यामी अनिल की मदद से कार से उतरती है, क्योंकि यामी के शरीर में अभी भी कमज़ोरी थी। यामी आज 3 साल बाद अपने घर को देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। नमित और अनिल ना देखे इसीलिए जल्दी से अपनी आंखों की नमी छुपा लेती है। ये घर यामी के नाना नानी का था। एक्चुअली यामी की मॉम कॉलेज में थी तो उसी कॉलेज में यामी के डैड मुकुल भारद्वाज भी पढ़ते थे। यामी की मॉम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो दिल्ली के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और मुकुल भारद्वाज स्पोर्ट्स में अच्छा था, इसलिए वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसी दौरान यामी की मॉम मीता सेन को मुकुल से प्यार हो गया था। मुकुल एक बहुत अच्छा बॉक्सर था। एक बॉक्सिंग मैच के दौरान मुकुल बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए उसे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी, लेकिन मीता जी ने हमेशा मुकुल का साथ दिया, इसलिए उन्होंने मुकुल से शादी कर ली। मुकुल एक अनाथ था, इसलिए वो मीता जी के घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। मुकुल बॉक्सिंग छोड़ने के बाद गलत लोगों के साथ रहने की वजह से उसे जुए की लत लग गई, लेकिन मीता को भी पता नहीं चला। एक दिन कार एक्सीडेंट में मीता के मॉम डैड की डेथ हो गई, एक अमीर इंसान की गलती के कारण, और वो अमीर इंसान चिराग और नमित के दादाजी थे, जिस वजह से उन्होंने बहुत बड़ा मुआवजा और मुकुल और मीता के बच्चे से अपने पोते या पोती की शादी करवाने का वादा भी किया था, क्योंकि उस टाइम पर मीता और नमित की मां सुमित्रा की भी प्रेग्नेंट थी। इसलिए नमित और चिराग के दादाजी महेश अग्रवाल को उम्मीद दी थी, अगर मीता जी को लड़की हुई तो उनको चाहे पोती हो या पोता, उसके साथ उसकी शादी करवा देंगे। अगर पोती हुई तो चिराग के साथ शादी करवा देंगे। फिर दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो मीता जी को लड़की हुई और सुमित्रा जी को लड़का। तो महेश जी ने कहा, मीता की बेटी यामी ही डिसाइड करेगी कि उसे शादी किससे करनी है, चिराग से या नमित से। लेकिन महेश जी अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम करेंगे जो यामी से शादी करेगा। यामी को जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद यामी की मॉम की डेथ हो गई। इसी तरह महेश जी के एक फैसले के कारण यामी की लाइफ में भयानक ट्रेजेडी शुरू हो गई और यामी के जन्म के साथ लोगों के गलत इरादे का सिलसिला भी शुरू हो गया। और महेश जी के उस फैसले के कारण ही यामी को एक बार मर कर दोबारा जन्म लेना पड़ा। अगर महेश जी ऐसा फैसला नहीं लेते तो शायद यामी की लाइफ इजी हो जाती, पर अब इन सब के बारे में सोचने का क्या फ़ायदा। यामी अपनी सोच में गुम एक तक घर को देखे जा रही थी। इतने में अनिल ने उसके कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, छोटी, आज तुझे क्या हो गया है जो बार बार पता नहीं कहाँ खोए जा रही हो। यामी भी होश में आकर अनिल की बातें सुन लेती है और फिर अनिल और नमित की ओर देखने लगती है तो वो लोग उसे शक भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। ये देखकर यामी हड़बड़ा गई, लेकिन खुद को कंट्रोल करके बहाना बनाते हुए बोली, भैया, मैं घर को देखकर यही सोच रही थी कि काश मॉम डैड को काम से दूसरे शहर नहीं जाना पड़ता तो हम सब मिलकर आज कितना एंजॉय करते और मम्मी पापा मेरा कितना ख्याल रखते। बस यही सब सोच रही हूँ।
उसकी बात सुनकर अनिल और नमित को यामी के लिए बहुत बुरा लगता है। वो लोग भी यामी की बात सुनकर उदास हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यामी के मॉम डैड किसी काम से शहर से बाहर नहीं गए, बल्कि वो जुआ खेलने के लिए क्लब में पार्टी करने गए हैं। ये सोचकर उन्हें यामी के लिए बहुत बुरा लगता है। इधर यामी नमित और अनिल का लटका हुआ चेहरा देखकर अपने मन में बोली, सॉरी भाई और नमित, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपसे झूठ बोलकर आपको दुखी किया, पर मैं आपको सच भी नहीं बता सकती ना। ये सोचकर उसने बात बदलने के लिए कहा, मैं थक गई हूँ, यहाँ घर के बाहर ही खड़ा रखोगे क्या? घर के अंदर भी ले चलो। यामी नमित और अनिल के सहारे से घर के अंदर जाती है। यामी का घर 2 मंजिला सिंपल सा था। उसके अंदर नीचे वाले एरिया में किचन, 2 बेडरूम, रूम, लिविंग रूम और एक गेस्ट रूम था। ऊपर वाली मंजिल पर 3 बेडरूम, स्टोर रूम, स्टडी रूम और घर के बाहर छोटा सा गार्डन एरिया था। उसके चारों तरफ बाउंड्रीज बनाई हुई थी। ये घर मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट था। जब यामी, अनिल और नमित घर के अंदर जाते हैं तो अचानक उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और राहुल, नीति, प्रीति, आरव, रीना चारों यामी को घर में वेलकम करते हैं। उनके साथ चिराग भी था। जब यामी के साथ नमित और अनिल भी अंदर आ जाते हैं तो नमित को देखकर चिराग का इंसल्ट करने का मूड जाग जाता है। वो यामी की तरफ आते हुए हंसते हुए बोला, डियर यामी, ये चंपू तुम लोगों के साथ क्या कर रहा है? ये हमेशा तुम्हारे आगे पीछे नौकरों की तरह क्यों घूमता रहता है? तुमने क्या उसे अपना नौकर बना लिया है? चिराग की बात सुनकर राहुल, नीति और अनिल को चिराग पर बहुत गुस्सा आ जाता है, पर वो लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता था कि यामी चिराग से प्यार करती है। वही प्रीति, रीना और आर्यन नमित पर हंसने लगते हैं और नमित शांति से उन्हें इग्नोर कर देता है। इधर यामी को भी चिराग पर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने भी सोच लिया था वो उससे नमित की इंसल्ट का बदला लेकर ही रहेगी। चिराग नमित की इंसल्ट करने के बाद यामी की तरफ यामी को हक करने के लिए आ जाता है, लेकिन यामी चिराग को इग्नोर करके अपने भाई के पीछे छुप जाती है। चिराग के हक को अवॉइड करने पर प्रीति, रीना का मुंह बन जाता है। वही अनिल, राहुल, नीति को हंसी आ जाती है। यामी के इस तरह अपने हक को इग्नोर करने पर चिराग को इंसल्ट फील होती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, पर खुद के गुस्से को कंट्रोल करके यामी की तरफ देखकर प्यार से बोला, क्या हुआ यामी, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? इधर यामी को भी चिराग के इंसल्ट करने का मौका मिल गया, इसीलिए बोली, मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल से आई हूँ और मुझे नर्स ने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लीन किया है। तुम्हारे ऊपर पता नहीं कौन कौन से बैक्टीरिया है। तुम मुझे वापस बीमार करना चाहते हो क्या? इसलिए मैंने तुम्हें अवॉइड किया। तुम्हारी गंदगी मुझे लग जाएगी। वैसे तो यामी ने ये दिखाया वो अपनी सेहत की फिक्र कर रही है, पर साथ ही उसने चिराग की इंसल्ट कर दी और चिराग को गंदा भी बोल दिया। इधर रीना प्रीति से बोली, ये यामी खुद को पता नहीं क्या समझती है, इसे चिराग गंदा लग रहा है। खुद बहुत अच्छी है, बस दिखावा और घमंड करना जानती है। कुछ तो आता नहीं, एक नंबर की लूज़र है। पता नहीं इसे किस चीज़ का घमंड है। तो प्रीति बोली, इसे इसलिए घमंड है क्योंकि चंपू, नमित और चिराग उसके पीछे पड़े हैं, पर उसे ये नहीं पता कि अगर मिस्टर महेश अग्रवाल के द्वारा वसीयत बनाई गई प्रॉपर्टी का सवाल नहीं होता तो कोई भी लड़का इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। पता नहीं खुद को क्या समझती है। थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिलने लगी तो घमंड आ गया। आर्यन भी उन दोनों की बात सुनकर बोला, बस एक बार इसकी शादी चिराग से हो जाने दो, फिर चिराग इसका सारा घमंड निकाल देगा। चिराग को अपनी दादाजी की प्रॉपर्टी चाहिए, वरना अब इसका सारा घमंड निकाल कर पता नहीं कौन सी नाली में फेंक देता। उधर चिराग स्माइल करते हुए बोला, ठीक है, मुझे पता है तुम्हें हाइजीन की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बुरा नहीं मानूंगा। उसके बाद अनिल यामी को लिविंग रूम में रखे सोफे की तरफ लेकर बढ़ जाता है, पर यामी चिराग, प्रीति, आर्यन और रीना को अवॉइड करने के लिए बोली, भैया मैं थक गई हूँ, मुझे मेरे रूम में लेकर चलो, मुझे रेस्ट करना है। अनिल को भी समझ आ गया था कि यामी क्या चाहती है, इसलिए वो भी उन सब से सॉरी बोलकर यामी को लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। इधर उन सबको पता चल गया कि यामी अब उनके पास और नहीं रुकना चाहती।
इसीलिए सब यामी के घर से निकलकर अपने अपने घर की तरफ चले गए। इधर नमित भी यामी का सामान लिविंग रूम में रखकर अपने किराए के अपार्टमेंट में चला गया। इधर चिराग की कार में आर्यन, प्रीति और रीना बैठी थी। तो चिराग ने उन तीनों से पूछा, ऐसा क्या हुआ जंगल में कि यामी मुझे अवॉइड करने लगी है और उसका बिहेवियर इतना क्यों बदल गया है? तुम तीनों में से किसी ने मुंह तो नहीं खोल दिया? चिराग की बात सुनकर तीनों ने ही मना कर दिया और बोले, चिराग भाई, हमने कुछ नहीं बोला। पता नहीं क्यों यामी को स्नेक ने काटने के बाद सच में कल से अजीब बिहेव कर रही है। चिराग बोला, मुझे तो लगा कि वो पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ गई है। एक चाल और वो मेरे सामने घुटने टेक देगी। लेकिन कल जब हॉस्पिटल में था तब से ऐसा लग रहा है कि उसके घमंड और दिखावे का लेवल बढ़ गया है और उस चंपू नमित की तरफ तो झुकाव ज़्यादा होता जा रहा है। जल्दी मुझे कुछ करना होगा, वरना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मेरे हाथ से निकल जाएगी। इसकी वजह से मुझे दो फायदे होने वाले हैं। एक तो मैं दादाजी की पूरी प्रॉपर्टी हासिल कर सकता हूँ, दूसरा चंपू नमित को ज़िंदगी भर का दर्द दे सकता हूँ, इसे पूरी तरह तोड़ सकता हूँ। मैंने कितनी कोशिश की इस चंपू नमित को तोड़ने की, लेकिन हर बार ये संभल जाता है। लेकिन इस बार इसे ऐसी चोट पहुँचाना चाहता हूँ कि इसके लिए जीना भी मुश्किल हो जाए। तभी प्रीति बोली, चिराग भैया, चंपू नमित आपका भाई है ना, तो आप इससे इतनी नफरत क्यों करते हो? तो चिराग नफरत से बोला, ये मेरा कोई भाई नहीं है, ये मेरा सौतेला भाई है। मैंने इसकी माँ को तो कभी इसकी तरफ होने नहीं दिया, ना ही कभी डैड को इसकी तरफ जाने दिया। यहाँ तक कि मैंने इसको घर से भी निकलवा दिया, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि मैं उस घर का इकलौता बेटा था। पर ये पता नहीं कहाँ से आ गया। मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता, पूरी प्रॉपर्टी मेरी होती अगर ये नमित मनहूस नहीं होता तो। इसलिए मैं इससे नफरत करता हूँ। इसी के कारण मेरा सब कुछ मुझे आधा ही मिल रहा है। इधर यामी अपने रूम में आकर लेट जाती है और अपने मन में कहती है, मुझे पता है तुम आज और कल की मेरी हरकतों की वजह से बौखलाए हुए हो और अपने चमचों से भी पूछताछ कर रहे हो। इस बार तुम मेरा और नमित का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और मुझे ये भी पता है कि तुम कुछ नई चाल चलोगे, पर इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी सफल नहीं होने दूंगी। अगले दिन सुबह यामी के रूम में सूरज की किरणें आने से यामी की आंखें खुलती हैं। यामी अपना जॉगिंग सूट पहनकर बाहर जॉगिंग के लिए जाती है। यामी को याद आता है कि पिछले जन्म में भी कल की तरह उसकी मॉम डैड कहीं चले गए थे और 5 दिन बाद वापस आए थे। यामी बाहर निकलती है तो अनिल किचन में काम कर रहा था। तो अनिल यामी को देखकर बोला, छोटी, कहाँ जा रही है तू? तो यामी अनिल की तरफ देखकर बोली, भैया, डॉक्टर ने थोड़ी मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए घूमने के लिए बोला है। तू गार्डन में घूमने जा रही है? ये सुनकर अनिल बोला, मैंने ब्रेकफास्ट तैयार किया है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर हम दोनों वापस आकर ब्रेकफास्ट करेंगे। यामी और अनिल जॉगिंग करने घर के बाहर गार्डन में जाते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद आकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर अनिल ऑफिस चला जाता है। यामी अपने रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट करती है। फिर यामी ने सोचा, मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे पढ़ाई करनी है और अपने ग्रेड अच्छे लाने हैं। ये सोचकर वो बुक्स लेकर पढ़ने बैठ जाती है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे ये भी लगता है शायद इस जन्म में उसकी रीडिंग पावर अच्छी हो गई है, पर कुछ प्रश्न उसे समझ नहीं आ रहे थे। ये देखकर वो अपने मोबाइल फ़ोन उठाती है और नमित को कॉल करती है। ठाकुर एंटरप्राइजेस 40 मंजिला बिल्डिंग की बनी हुई शानदार बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग को देखकर हर कोई चौंक जाता था। उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय इधर उधर भाग रहे थे। कुछ एम्प्लॉय अपने काम में बिजी थे। इसी बिल्डिंग के 39 फ्लोर पर सीईओ के केबिन में एक 17 साल का लड़का अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने इस वक्त एक स्टाइलिश चश्मा लगा रखा था, जेल से सेट किए हुए बाल और ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहने अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। इस वक्त बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी उस लड़के का फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन पर नाम देखता है, लव। लव नाम देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वो फ़ोन उठाते हुए बोला, क्या हुआ यम, क्यों फ़ोन किया तुमने? कुछ काम था क्या? फ़ोन की दूसरी साइड से यामी की गुस्से से भरी आवाज़ आती है,
क्यों मैं तुम्हें बिना काम के फ़ोन नहीं कर सकती? यामी के गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर नमित के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जी हाँ, नमित अग्रवाल ही था जो अपने नानू की ऑफिस ठाकुर एंटरप्राइजेस में सीईओ था और इसी ऑफिस में काम करता था। नमित की मेहनत की वजह से ये कंपनी टॉप 15 से टॉप 3 में पहुंच चुकी थी। दुनिया के सामने चंपू बन के रहने वाला नमित को जब कोई अब देखता तो उसे अपनी नज़रें ही नहीं उठा पाता। नमित अपनी माँ के कहने पर चंपू बनकर रहता था क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो चिराग से किसी भी चीज़ में अच्छा ना हो, पढ़ाई में भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहता था क्योंकि उसकी माँ ने उसे चिराग से अच्छे नंबर लाने से मना किया था। नमित की माँ सुमित्रा जी हमेशा नमित को चिराग से पीछे रहने के लिए बोलती थी, लेकिन नमित को अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि वो एक ऐसी माँ थी जो दूसरे के बच्चे के लिए अपने बच्चे की खुशियों का गला घोट रही थी। नमित को अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी और इस काम के लिए एक माँ का बड़ा दिल होना चाहिए। इधर यामी को गुस्से में देखकर नमित बोला, यम मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है तो हम बात करते हैं। ये सुनकर यामी भी शांत हो जाती है और धीरे से नमित से बोली, वो मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं अब अच्छे से पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहे थे, तो क्या तुम आकर मुझे थोड़ी देर पढ़ाई करवा सकते हो? ये सुनकर नमित के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नमित खुश था कि यामी दिखावे और घमंड को छोड़कर अपने करियर पर ध्यान देने के बारे में सोच रही है। फिर भी यामी को छेड़ने के लिए नमित बोला, यम मैं तो तुम्हें पढ़ा दूंगा पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर यामी बोली, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब नमित बोला, ठीक है मैं वक्त आने पर मांग लूँगा, पर मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं दोपहर के बाद आता हूँ तुम्हारे पास, तब तक के लिए दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो यामी बोली, ठीक है तुम आराम से आना, मैं तब तक के लिए दूसरे सब्जेक्ट पर नज़र डालती हूँ और जो प्रॉब्लम्स मुझे समझ में नहीं आ रहे वो प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए रख देती हूँ, तुम आकर मुझे समझा देना। इधर नमित यामी का फ़ोन रखने के बाद सोच में पड़ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जब से हॉस्पिटल में यामी को होश आया है तब से वो बदल गई है, पर नमित सोचता है कि अच्छा है, बदलाव तुम्हारी भलाई के लिए ही आया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से आसानी से बचा पाऊंगा और इस वादे को मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगा। इसका इस्तेमाल भी मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचाने के लिए करूँगा। एक बार जब मेरी तरफ कदम बढ़ा दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर लूँगा। जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी तब तक के लिए मैं अकेला तुम्हारे दुश्मनों से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम अपने दुश्मनों को पहचानने लगी हो और अपने सबसे बड़े दुश्मन चिराग से दूर रह रही हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब तुम चिराग से पूरी तरह से दूर जाओगी तो मैं उस चिराग को बर्बाद कर दूंगा। उसने जब तक मुझ पर हमला किया था मैं सब कुछ बर्दाश्त किया, पर उसने अब तुम पर हमला करना शुरू कर दिया है और मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम ही मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार हो। क्या चिराग कोई नई चाल चलेगा और नमित क्या यामी को पढ़ाने उसके घर जाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड सुनिए।